अच्छा सर, अब आ गई बात कि हर एक आदमी के दिल में, दिमाग में ये बात है कि भैया अगले 6 महीने क्या हो, कैसे बीतेंगे। और सीएम के नाते आपका क्या प्लान है सर, क्या रोड मैप है अगले 6 महीने के लिए, आप लोगों को बताइए सर। देखिए रणदीप जी, पहला तो ये जो थोड़ा सा गाड़ी पटरी से थोड़ा ये समझो उतरी कहूँगा मैं, इस उतरी पटरी गाड़ी को पटरी पर दोबारा चढ़ाना एक तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी, क्योंकि दोबारा से सब लोगों के काम धाम ठीक हो जाए, रोज़गार ठीक चल पड़े, कारखाने ठीक चल पड़े। क्योंकि इसमें नौकरी पेशे वाले को तो दिक्कत नहीं है, प्रभु कृपा से किसान को भी उस प्रकार का नुकसान नहीं है, क्योंकि उसका अपना खेती का काम है, लगातार वो सीज़न के हिसाब से होना। और इस बार प्रोक्योरमेंट हो गई तो भी ठीक ठाक हो गई है, आगे फिर उसकी बिजाई ठीक हो जाए, उसका काम भी ठीक चलेगा। अगर कहीं सबसे ज़्यादा समस्या है तो मज़दूर को है, रोज़गार करने वाले को है, जो दिहाड़ीदार आदमी है उसको तकलीफ़ है, दुकानदार को है, फैक्ट्री वाले को है, इनकी तकलीफ़ें थोड़ी ज़्यादा आई हैं। पटरी पर लाना है। हाँ, कुछ ट्रेड ऐसे भी हैं, अब आप जैसा ट्रेड है, फिल्म की दुनिया, इसमें भी थोड़ा एक बार तो लग ही गया झटका। सर हम भी पूरी इंडस्ट्री बंद बैठी, हम भी कॉन्ट्रैक्टर ही हैं। हाँ, तो इसलिए होटल वाले हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, इस प्रकार की जो सर्विसेज हैं उसमें भी काफ़ी सेटबैक लगा है। तो एक एक चीज़ को लाइन पर लेके आना ये हमारा मुख्य काम रहेगा। ये तो है इस समय की उतरी जो पटरी से गाड़ी, उसको वापस चढ़ाना एक काम। दूसरा, अब हमें क्योंकि कोरोना के इस अवसर में हमने बहुत नए नए प्रयोग भी किए हैं। कहते हैं कि जो कोई चुनौती होती है ना, उसको भी कई बार, चैलेंज को भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, अवसर के रूप में आदमी उपयोग करे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। हमने पिछले 2.5 महीने में इतने अपने आईटी के प्रयोग किए, हर चीज़ को एक सप्लाई चेन के माध्यम से, कि हम यहाँ से चलाएं, डीबीटी के माध्यम से सीधा उसके घर तक चीज़ पहुँच जाए, या उसको जो सूचनाएँ हैं वो सीधी पहुँच जाए। हमने मीटिंग्स भी, सैकड़ों मीटिंग मैंने की हैं, और कैसे की, वीडियो कॉन्फ्रेंस से। मीटिंगें कम नहीं की हमने, जितनी पहले करते थे वो उतनी आज की हैं। हमारे मीडिया कॉन्फ्रेंस के जितने भी काम होते थे वो सारे, अब आप बॉम्बे बैठे, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये भी एक ईजाद ही है, पहले हमने कभी नहीं किया था। जी जी। तो ये सारी चीज़ें लगातार चल रही हैं। तो ये सारे जो ईजाद किए हैं सिस्टम, इसका उपयोग जनता को कैसे हो, इसके लिए हमने हर एक व्यक्ति उसकी संभाल करनी है। ये हमारे मन में अगले 6 महीने के अंदर एक टारगेट है कि एक बच्चा नया पैदा होता है तब भी, तब से लेकर के, और उसकी भगवान को जब तक प्यारा नहीं होता तब तक उस व्यक्ति की सारी जो गतिविधियां हैं, सारी उसकी ज़रूरतें हैं, सारे उसके उपयोग हैं, उसकी क्षमताएं हैं, इस सब को कैसे हम बढ़िया ढंग से यूज़ कर सकें, उपयोग कर सकें, इसके लिए हम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। उसका नाम है परिवार पहचान पत्र। परिवार के सब सदस्यों का डाटा हमारे पास होगा, और वो आईटी बेस्ड होगा सारा। उसके अंदर बर्थ रजिस्ट्रेशन ये हम अनिवार्य कर रहे हैं, डेथ रजिस्ट्रेशन ये अनिवार्य कर रहे हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन ये अनिवार्य कर रहे हैं, और बाहर से लोग जो आने वाले, जाने वाले, टेम्परेरी रेजिडेंट यहाँ जो आएंगे, उनका भी डाटा हम रखेंगे। कौन आदमी कहाँ काम कर रहा है, उसकी सारी जानकारी हमारे पास रहेगी। सरकार की ओर से किसको क्या लाभ पहुँच रहा है, किसको क्या ज़रूरत है, ये उसके घर पहुँचाएँगे। कई लोग तो गलत ढंग से भी चीज़ों का उपयोग कर जाते हैं, इसमें से गलत आदमी भी थोड़ा सा बचाव कर लेंगे। उसको ज़रूरतमंद आदमी की ज़रूरत पूरी हो, गलत आदमी की ज़रूरत, यानी गलत आदमी की जो डिमांड है उसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। वरना तो बहुत से कहते हैं फ्रॉड ही बहुत हो जाते हैं। पिछले दिनों के अंदर हाँ, एक मैट्रिक स्कॉलरशिप का फ्रॉड, वो भी ऐसे ही हो गया। स्टूडेंट होते नहीं थे, कहीं भी फार्म भरे, नाम लिखवाए और अंगूठा लगाया, अपना निकाल लिया स्कॉलरशिप, बाद में पता लगा कि फ्रॉड ही फ्रॉड है। तो ऐसी सब चीज़ों का कंट्रोल करने के लिए एक हम आदमियों का हिसाब किताब। इसी प्रकार दूसरा है हमारा, ज़मीनों के बहुत झगड़े हैं। ज़मीनों के गांव में हमने देखे हैं, आप तो गांव के, आप गांव के रहने वाले आदमी हैं, हर किसी का कोई ना कोई झमेला, ज़मीन बंटवारे का झमेला है, फिर इंतकाल का झमेला है, फिर कब्ज़ों के झमेले हैं, और पुराने बाप दादा लाई चीज़ें अभी भी चलती आ रही हैं, बंटवारे नहीं हुए। एक एक किले में 1/300, 1/400 ये हिस्से उनके बने हुए हैं। जो हमारी रजिस्ट्रियों के अंदर किसी की ज़मीन कोई रजिस्ट्री करा जाता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन हम डिजिटलाइज तरीके से करा रहे हैं, ताकि ज़मीन का भी एक इंच हिसाब ये ठीक से हो जाए, और कौन सा किसका टाइटल है ये उसके साथ हम कर लें। ये एक नया प्रोग्राम आगे चला रहे हैं। एक तीसरा विषय है हमारा पशुधन। पशुधन में भी हर पशु को हम टैगिंग करा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो गौशाला में, नंदीशाला में हो, कहीं भी हो। जंगली को तो नहीं हम पकड़ पाएंगे, जंगली तो हम छोड़ देंगे, लेकिन जंगली पशु के अलावा बाकी जितना पशुधन है
उसके ऊपर टैगिंग कराएंगे और हर एक के हिसाब से हम उसका जो कुछ उसकी बढ़िया से बढ़िया सेवा पशुओं की कर सकते हैं वो भी हम करेंगे। खास करके गौशालाओं की, नंदीशालाओं की, ये जो बेसहारा आवारा पशु घूमता है जिसके कारण से एक्सीडेंट बहुत होते हैं, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। चौथी चीज़ है वो है पेड़। पेड़ों का कैसे हम घनत्व बढ़ाएं, पौधगिरी के कार्यक्रम ये कैसे हम करें, इसके लिए पिछले साल हमने कार्यक्रम शुरू किया था, हर विद्यार्थी एक पौधा लगाएगा। अब इसको और बढ़ाते हुए आगे हर व्यक्ति इस साल में एक पौधा लगाए, या मानो सक्षम व्यक्ति, जो सक्षम नहीं है वो छोड़ भी देंगे, जो सक्षम व्यक्ति है हर व्यक्ति एक पौधा लगाए, ताकि हमारा जो वन क्षेत्र भले ही ना बढ़े लेकिन हमारा जो ट्री कवर ज़्यादा बढ़ना चाहिए। हमारे गांव में भी क्या 1000-2000 पेड़ नहीं लग सकते, 5000 पेड़ नहीं लग सकते हैं। तो पेड़ों को बढ़ाएंगे और इन पेड़ों की संख्या, इन पेड़ों के ऊपर हम जो है व्यक्तियों के जिम्मे लगाएंगे भी इतने पेड़ आपने संभालने हैं, वो सरकारी चाहे डिपार्टमेंट के नाते से हो चाहे वॉलंटरी इस नाते से हो, तो वॉलंटरी लोगों के माध्यम से भी हम सब करेंगे। इसी प्रकार से एक हमारा प्रोग्राम है जो मैंने शब्द प्रयोग का, वॉलंटरिज्म। आज समाज के अंदर हर व्यक्ति ये है कि मैं काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, खास करके सरकार के साथ। लेकिन समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी इच्छा से, सद्भावना से, अपने वॉलंटरीली जो स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से सेवा करते हैं। तो सेवा करने वाले लोगों को भी पहचान करना और उनको भी सरकारी प्लेटफॉर्म में ला करके कि भाई जितना ज़्यादा काम बिना अपेक्षा के जो कर सकता है उससे पूरा काम लेंगे। आज बहुत हमारे हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जो पेंशन लेते हैं, जो उनकी अपनी आवश्यकताएं नहीं है पूरी कर चुके हैं, बच्चे ब्याह दिए, बड़े हो गए, वो कहते खाली बैठे हैं। तो ऐसे लोगों से काम लेना, एक वॉलंटियरिज्म का ये कार्यक्रम करेंगे। एक हम किसानों के नाते से जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि हर किसान का इंडिविजुअल हम ध्यान रखेंगे। आज हमारे किसान 2-3 प्रकार के हैं, छोटा किसान है, मध्यम किसान है, बड़ा किसान है। योजनाएं किसानों के लिए केंद्र सरकार भी बनाती है, प्रदेश सरकार भी बनाती है, लेकिन छोटे किसानों के लिए योजना बनती है, लाभ छोटे किसान को मिलता नहीं है। वो या तो बड़ा किसान उठा जाता है या मध्यम वर्गीय थोड़ा बहुत किसान उठाता है, छोटे किसान को तो लाभ मिलता ही नहीं है। ये जो छोटे किसान हैं 1 एकड़ का, 1.5 एकड़ का, 2 एकड़ का, इनको हम जो है अलग से जो खेती के अलावा आमदन के क्या क्या और हो सकता है, उसके अंदर मुर्गी फार्म हो सकता है, उसके अंदर डेयरी फार्म हो सकता है, उसके अंदर पिगरी हो सकती है, मधुमक्खी हो सकता है, फिशरी हो सकती, कितने ही काम हो सकते हैं। तो ऐसा एक एग्रीकल्चर का सिस्टम ये हम खड़ा करेंगे कि उसकी आमदन बढ़े। और फिर जो कमा लेता है किसान, जिसके पास अच्छे 2 दाने पैदा भी हो गए, उसको भी खर्चा करने का अपना हिसाब पता नहीं है, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये ठीक नहीं है, तो उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बढ़िया हो, उसके लिए हमने मन में विचार किया हुआ है। लेकिन योजना लागू करनी है, शायद आज मैं कह रहा हूँ तो कल ये जब हवा में चली जाएगी तो इसको लागू करने के लिए हमें थोड़ा सहूलत मिल जाएगी। हम किसानों के लिए कुछ किसान मित्र खड़ा करेंगे। किसान मित्र कौन होंगे? जो अपनी अच्छी फसल खुद पैदा करते हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। प्रोग्रेसिव फार्मर को कहेंगे कि भाई अपने जैसे 50 फार्मर और बनाओ, 10 फार्मर और बनाओ, क्योंकि किसान जो है किसान की बात अच्छी प्रकार से सुन लेगा। शायद वो किसी कृषि वैज्ञानिक की बात नहीं सुनेगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले की नहीं सुनेगा, सरकार के नहीं सुनेगा, वो एक किसान की बात अच्छी प्रकार से सुनेगा। हाँ, जैसे मानो आप एक्टर है ना, आपको अच्छा गुरु कोई एक्टर बताए तो आप बहुत जल्दी सुन लेंगे भी अच्छा एक्टर है, अनुभवी एक्टर है, वो बता रहा है, बिल्कुल। कोई आपको जो बाहर का कोई आदमी है वो कुछ बताएगा, कहेंगे हाँ थ्योरी है, थ्योरी पर चलने दो। तो इसलिए देखेंगे हर कोई अपने काम के हिसाब से उसको जो अच्छा लगता है उस हिसाब से वो चलता है। तो किसानों को किसान मित्र इस नाते से उनके साथ एसोसिएट करके और फिर हम उनको आगे बढ़ाएंगे ताकि किसान की हालत भी ठीक हो। और एक विषय वो है पानी का, जो मैंने पहले आपने जो बताया, मेरा पानी मेरी विरासत। मैंने विरासत शब्द क्यों इसको दिया? क्योंकि ज़मीन जो होती है वो विरासत में आदमी अगली पीढ़ी को देके जाता है। बाप दादा की विरासत हमको मिली हुई है। हम कहते हैं कि भाई ज़मीन तो विरासत है, ये पानी भी विरासत है। ज़मीन पानी के साथ देके जाओ, फोकी ज़मीन मत देके जाओ जिसमें पानी ही ना हो। तो इसलिए पानी को भी अपनी विरासत में जोड़ो। अगली पीढ़ी इंतज़ार कर रही है, इंतज़ार करेगी, यानी जब आएगी अगली पीढ़ी आएगी, हम जाएंगे तो वो आएंगे, तो इसलिए उनको पानी दे के ज़रूर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमको गालियाँ दे। तो मोटे रूप से हमारे दिमाग में पूरी पिक्चर है
कि हम अपने 6 महीने में जो जो चीज़ दिशा अपनी तय करेंगे, जो काम शुरू करेंगे, हो सकता है कुछ 6 महीने में पूरे हो जाएं, हो सकता है कुछ 6 महीने बाद और अगले 6 महीने साल लगे जिसको पूरा करेंगे, लेकिन एक दिशा ऐसी कि हरियाणा का हर व्यक्ति सुखी हो, हरियाणा आत्मनिर्भर बने। अगर हरियाणा आत्मनिर्भर बनेगा तो देश भी आत्मनिर्भर हो ही जाएगा।